हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। आज अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये यूनिट नंबर आरबीएससी के अनुसार आरबीएससी में ये यूनिट नंबर 3 है, लेसन नंबर अपना 7 है और ये जो है ये यूनिट 5 नंबर का है। यानी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में इस यूनिट से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, कई बार इसमें से क्या है न्यूमेरिकल दे देते हैं 2 नंबर का, इस टाइप से। यानी टोटल 5 नंबर का है। वो जैसा ही अपना ब्लूप्रिंट आता है उसके अकॉर्डिंग अपने देखेंगे भी किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आना है, लेकिन टोटल जो है वो 5 अंक का है। ये अपने थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अब तक अपने विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और अब अपने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चुंबक के बारे में। तो प्रारंभिक काल में क्या है कि विद्युत और चुंबक दोनों से ही मानव परिचित था। विद्युत से भी परिचित था और चुंबक से भी परिचित था, लेकिन ये माना जाता था कि विद्युत एक अलग चीज़ है और चुंबक जो है वो अलग चीज़ है। मतलब ये माना गया था कि विद्युत की स्टडी जो है, इलेक्ट्रिसिटी अलग तरह से पढ़ी जाती है, मैग्नेटिज्म जो है वो अलग तरह से पढ़ा जाता है। बाद में क्या हुआ, 1820 में ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किया था, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया था। विद्युत धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रायोगिक रूप से ओरस्टेड ने सिद्ध कर दिया। तब ये धारणा डेवलप हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र से अपने चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। जब अपने विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा मतलब चुंबकीय क्षेत्र से अपने विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बारे में अपने को किसने बताया था, इसके बारे में फैराडे ने बताया था। आगे अपने फैराडे के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत और चुंबक जो है वो आपस में रिलेटेड है। और अब जो अपने स्टडी करते हैं वो दोनों की एक साथ स्टडी करते हैं, यानी विद्युत चुंबकत्व की स्टडी करते हैं। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व यानी अब जो स्टडी होती है वो विद्युत चुंबकत्व की होती है। यानी विद्युत और चुंबक आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के कारण अपने दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं। ये डिटेल अपने इनमें पढ़ेंगे, लेकिन इस यूनिट में अपने क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। पहले अपने देख लेते हैं कि विद्युत धारा, देखिए बेटा, जब भी किसी भी चैप्टर का कोई नाम हो तो उस नाम में ही उस चैप्टर का सारा सार होता है। इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव जो है वो उत्पन्न करती है। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अपने पास है क्या चीज़, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या चीज़, इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव से मतलब क्या है। मतलब इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है उसका अपने पास मतलब क्या है। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या, जब अपने किसी चालक में, चालक मतलब चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब अपने क्या करते हैं बेटा,
ये अपने पास एक चालक तार है, इसमें जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यूनिट भी अपनी यही है और चैप्टर का नाम भी यही है, मतलब इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है अपने पास, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये वास्तव में उत्पन्न होता है क्या, इसको प्रायोगिक रूप से ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, ओरस्टेड ने क्या किया था, प्रायोगिक रूप से इस चीज को सिद्ध कर दिया था क्या, कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अपने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे कि ओरस्टेड ने किस तरह से प्रयोग किया था और किस तरह से उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को प्रदर्शित कर दिया था। तो अपने क्या करना है, क्वेश्चन अपना है ओरस्टेड के प्रयोग को समझाइए। क्वेश्चन अपना है क्या, ओरस्टेड के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित प्रयोग को समझाइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, वास्तव में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या, इसको ओरस्टेड ने प्रायोगिक रूप से स्पष्ट किया था, अपने को वो प्रयोग पढ़ना है। तो अपना आंसर क्या है, ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया। किस तरह से किया, इन्होंने क्या किया, एक चालक तार AB लिया, इस तार के साथ एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को जोड़ दिया। प्रयोग में एक चालक तार AB के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी B, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K को जोड़ा गया। तार AB के समांतर तथा इसके नीचे एक चुंबकीय सुई NS को रखा गया। ये प्रायोगिक व्यवस्था थी बेटा। क्या किया, उन्होंने एक तार लिया, चालक तार AB लिया, उसके साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी B, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K को जोड़ दिया। तार AB के समांतर और उसके नीचे कैसे रखा, अभी अपने चित्र बनाएंगे। तार AB के समांतर तथा इसके नीचे एक चुंबकीय सुई NS को रखा गया। अब देखिए किस तरह से, ये एक चालक तार AB है बेटा, चालक तार AB, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी को जोड़ दिया गया बेटा, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को जोड़ दिया। इस तरह से परिपथ का निर्माण किया गया। ये बैटरी B हो गई, ये धारा नियंत्रक RH और कुंजी K। ये तार AB है, इस तार AB के समांतर और नीचे एक चुंबकीय सुई, इसको बोलते हैं बेटा किलकित चुंबकीय सुई, यानी ये इस तरह की चुंबकीय सुई है, ये ऐसे किलकित होती है,
जो आसानी से इधर उधर ऐसे चारों तरफ ये घूर्णन कर सकती है। ये अपने पास क्या है, एक चुंबकीय सुई। ये प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब क्या है, इसके अलग अलग जब अपने आगे कुंजी लगाएंगे तब क्या होगा, AB, इसके साथ बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, इसके समांतर क्रम में अपने क्या रखना है बच्चे, चुंबकीय सुई। लेकिन अब अपने इसमें क्या करेंगे, कुंजी को लगाएंगे, कुंजी को लगाना है। जैसे अपने कुंजी को लगाएंगे तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। ये चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, आगे अपने क्या करेंगे, अभी बात करते हैं अपने इसके बारे में, पूरी बात करेंगे अपने। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जब कुंजी लगाएंगे तो धारा ऐसे बहेगी। अब भी चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। लेकिन अब चुंबकीय सुई जब विक्षेपित होगी तो इस तरह से विक्षेपित होगी। देखिए, ये प्रयोग था। इस प्रयोग के परिणाम क्या है, प्रयोग के रिजल्ट क्या थे, परिणाम क्या है, वो देखिए। नंबर 1, परिणाम क्या है, प्रयोग के परिणाम। नंबर 1 देखिए बेटा, जब तार का मतलब बेटा AB से है यहाँ, ठीक है। तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। ये चित्र ए से पता लग रहा है अपने को, ये चित्र ए, ये चित्र ब और ये चित्र स। यहाँ अपने मेंशन भी कर देते हैं, चित्र ए। यानी जब अपने तार में धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई जो है वो अविक्षेपित रहती है। दूसरा देखिए बेटा, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चित्र ब, ये ब चित्र जो है वो अपने को बता रहा है। अगर अपने क्या करेंगे, जैसे कुंजी लगाएंगे, इसमें तार में धारा बहेगी तो चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है। तीसरा देखिए बेटा, जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को बढ़ाया या घटाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ या घट जाता है। अगर बेटा धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ जाएगा, और यदि धारा नियंत्रक से धारा को घटाते हैं तो विक्षेप का मान घट जाता है। चौथा देखिए बेटा, जब तार में धारा की दिशा को बदल दिया जाता है तो
चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चित्र से ये प्रयोग के रिजल्ट प्राप्त हुए बेटा। क्या कि अगर तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, यानी तो चुंबकीय सुई जो है वो तार के समांतर ही रहती है। यदि अपने क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तार में, तो चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है। जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है, और यदि धारा को घटाया जाता है तो विक्षेप घट जाता है। जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है बेटा, तार में धारा की दिशा, पहले अपने पास ए से बी की तरफ धारा बह रही थी, अब बी से ए की तरफ धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। यानी ये इधर विक्षेपित हो रहा था, अब ये इधर विक्षेपित हो रहा है। यानी तार में धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। इस प्रयोग के आधार पर ओरस्टेड ने यह बताया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। यानी जब तक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे चुंबकीय सुई पे, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने तार में धारा प्रवाहित की तो इस तार के चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हुई है, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए क्या, चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है, अतः जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ आया बेटे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। अतः जब अपने तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे क्या होती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब प्रयोग के निष्कर्ष क्या है? उन्होंने प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकाले? प्रयोग के निष्कर्ष क्या है? चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आता है वो तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। मतलब प्रबलता का मतलब, अगर धारा ज्यादा है तो ज्यादा विक्षेप, कम है तो कम विक्षेप। चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। बात समझ आती क्या? प्रबलता का मतलब, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ज्यादा विक्षेप आएगा, कम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कम विक्षेप आएगा। दूसरी बात देखिए बेटा, यदि चुंबकीय सुई को
चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाते हैं, तार से दूर ले जाते हैं, तो विक्षेप का मान कम हो जाता है, विक्षेप का मान कम हो जाता है। उल्टा भी सही है बेटा इसका। उल्टा मतलब चुंबकीय सुई वहीं रखें, तार को दूर ले जाएं तो भी विक्षेप का मान कम होगा। दूसरी बात, उल्टे का मतलब ये कि चुंबकीय सुई को अगर नजदीक लेके आएंगे तो विक्षेप बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर करता है। अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार से दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। मतलब समझ गए क्या बेटा? दोबारा देखिए, अगर इस सुई को अपने दूर ले जाएंगे तो विक्षेप कम होगा, नजदीक लाएंगे तो विक्षेप बढ़ेगा। या यूं करें, चुंबकीय सुई को यहीं रखें, तार को अपने ऊपर ले जाएं तो विक्षेप इसमें कम हो जाएगा, तार को इसके नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा? विक्षेप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तार से दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा देखिए बेटा, जब तार में धारा S से N की ओर, S का मतलब बेटा साउथ दक्षिण, N का मतलब है नॉर्थ उत्तर, S से N की ओर प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम में विक्षेपित होता है। अगर अपने क्या करते हैं, तार में धारा S से N की ओर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है वो पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। इसका नियम है, अपने नियम पढ़ेंगे बेटा। चौथा अपने पास देखिए क्या है, चौथा अपने पास है यदि तार में धारा N से S की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, N से S की ओर प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व में विक्षेपित हो जाता है। अगर अपने क्या करते हैं बेटा, तार में धारा N से S की ओर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व में विक्षेपित होता है। पांचवा अपने पास इसका निष्कर्ष जो है बेटा वो ये है, यदि तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखा जाता है तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। अपने क्या किया बेटा, अपने तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखा था। अगर इस तार को नीचे की तरफ लगा दें तो ये दोनों विक्षेप जो आए थे इनकी दिशा बदल जाएगी। यानी पहले केस में ऐसा विक्षेप आएगा और दूसरे केस में ऐसा विक्षेप आएगा, विक्षेप की दिशा बदल जाती है। अर्थात तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। क्या होती है वो बात करेंगे अपने। इसका मतलब तार, धारावाही जो तार है इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है
और नीचे जो है ऊपर वाले के अलग, मतलब यहां और यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसे ज्ञात करेंगे आगे बात करेंगे अपने। तो ये अपने पास इसके निष्कर्ष है। ये ओर्स्टेड का प्रयोग था बेटे, समझ में आ गया होगा। ओर्स्टेड ने प्रायोगिक रूप से इस बात को सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। अब आता है अपने पास ये जो अपने कह रहे हैं ना कि अगर तार में धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित करें तो इसका उत्तरी ध्रुव जो है वो पश्चिम में विक्षेपित होता है। इसका पता कैसे लगे? इसके लिए बेटा एक नियम है, स्नो का नियम बोलते हैं, SNOW का नियम। ये जो नियम है बेटा वो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। SNOW स्नो का जो नियम है ये क्या काम आता है? चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। यह नियम चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप की अगर दिशा ज्ञात करनी हो तब अपने पास ये नियम काम में लिया जाता है। क्या है बेटा नियम? इस नियम के अनुसार यदि धारावाही तार में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है तथा तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित है। देखिए बेटा पहला S जो है वो ये आ गया S, दूसरा N जो है ये N, तीसरा O का मतलब होता है ओवर, ये ऊपर ओवर स्थित है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम, वेस्ट जिसको अपने बोलते हैं बच्चे, पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। ये नियम है बेटा। इस नियम के तहत अपने को पता चलता है कि चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है वो किस दिशा में विक्षेपित होगा। यानी ये नियम क्या कहता है? तार में धारा जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही है और तार जो है वो चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो होता है वो पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। तो इस नियम की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं? दिशा ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय सुई के विक्षेप की। तो ओर्स्टेड का प्रयोग बेटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से इसको देखना, अपने को इससे ये पता लग गया कि विद्युत धारा के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आता है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखिए बेटा ये जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। यानी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छी तरह से आती है तो ये मैग्नेटिज्म आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। दोनों में अंतर क्या है? अंतर जो बड़ा अंतर है, हालांकि अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी एक सदिश राशि है, लेकिन उसकी दिशा ज्ञात करना आसान है। किसके कंपेरेटिव? चुंबकीय क्षेत्र के कंपेरेटिव उसकी दिशा ज्ञात करना आसान था। इसमें दिशा ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर अपने को अच्छी तरह से आ गया दिशा ज्ञात करना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैं पहले विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ बेटा। विद्युत क्षेत्र की अपने परिभाषा लिखी थी क्या? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र
जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र क्या था बेटा? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर अपने पास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वो क्या करता है? बल का अनुभव करता है। तो इससे क्या कहते हैं? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है? किसी चुंबक या किसी धारावाही तार के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसके? किसी तार या चुंबक के, किसी धारावाही तार, किसी धारावाही तार या चुंबक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चाहे अपने पास कोई धारावाही तार हो बेटे या अपने पास कोई चुंबक हो, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है बेटे, ठीक है? आगे अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चलो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है बेटा, ये परिभाषा जब अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तब आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके और भी नाम है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र, एक तो नाम हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र के चार नाम है बेटा। क्या क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चारों ही नाम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के हैं। यह एक सदिश राशि है, तथा इसे वेक्टर बी द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त किया जाता है? वेक्टर बी के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये तो अपने पास सिंपल सी परिभाषा होगी। अब अपने क्या करते हैं? अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय परिभाषा देखते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय परिभाषा क्या है वो देखते हैं। देखिए बेटे, माना m द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण वेक्टर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में गति करता है। जब बेटा कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है
तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर क्या होता है, चुंबकीय बल लगता है। तो इस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो क्या है, वो अपने देखते हैं। नंबर 1, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब बेटे F जो है वो समानुपाती होता है Q। दूसरा बेटा, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है, तो F समानुपाती क्या आ जाएगा बेटा, B आ जाएगा। तीसरा अपने पास है बेटे, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कण के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग घटक के समानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। ये समीकरण नंबर 1 बेटे, ये 2 और ये 3। समीकरण 1, 2 व 3 से इन तीनों को मिला दें तो अपने पास आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा K QVB sin थीटा। समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। ये बल का मान आ गया बेटा। आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान अपने पास ये आ गया। अपने क्या करते हैं बेटा, फिजिक्स में SI पद्धति काम में लेते हैं। फिजिक्स में अपने कौन सी पद्धति काम में लेते हैं, SI पद्धति। तो SI पद्धति में K एक समानुपाती नियतांक है। पहली बात तो ये K एक समानुपाती नियतांक है। SI पद्धति में K इज इक्वल टू 1। K का जो मान है वो 1 होता है। यानी मात्रक पद्धति का चयन अपने इस प्रकार से करते हैं कि K की वैल्यू अपने क्या करते हैं, SI पद्धति का चयन करते हैं और SI पद्धति में K का मान क्या है, 1 है। तो समीकरण 4 अपने पास क्या बन जाएगी बेटे, समीकरण 4 से अपने पास F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB sin थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान आ गया। अब देखिए बेटा, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो बेटा, Q 1 कूलम हो, V 1 मीटर प्रति सेकेंड हो और थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तो समीकरण 5 से अपने पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, B आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कंडीशन है तो B क्या है, F के बराबर है। अपने इसी को शब्दों में लिखना है बेटा। यदि एकांक धनावेश, ये बात लिख दी बेटा अपने, एकांक वेग से ये बात लिख दी बेटे, एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये बात लिख दी बेटा, लंबवत गति करता है,
करता है तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये अपने पास इसकी गणितीय परिभाषा होगी। यदि एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लग रहा है बेटा, उसी को अपने क्या कहते हैं, उसी को अपने क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी चुंबकीय बल ही फिर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, बराबर हो गया। या यूं कह सकते हैं कि चुंबकीय बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपने पास परिभाषा होगी, गणितीय परिभाषा होगी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। अब बात आती है बेटा इसके मात्रक की। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? मात्रक एसआई पद्धति में, क्योंकि अपने एसआई पद्धति ही काम में लेते हैं, तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है, बी का मात्रक है बेटा टेस्ला। टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा, इसलिए निकोला टेस्ला, उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या रख दिया, टेस्ला, टी से इसको व्यक्त करते हैं। एक इसका मात्रक होता है बेटा वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ये बेटे आगे जब अपने क्या फ्लक्स पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, उस टाइम आपको बताऊंगा कि ये कैसे आ गया। ठीक है। तीसरा अपने पास होता है बेटा न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इस समीकरण 5 से आता है बेटा मात्रक जो है। कैसे बेटे, अपने को बी का मात्रक निकालना है तो b इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा एक शुद्ध अनुपात होता है बेटा, साइन थीटा एक शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके कोई मात्रक नहीं होते, क्योंकि वो शुद्ध अनुपात होते हैं। तो मात्रक के केस में अपने साइन थीटा को एक बार छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पास मात्रक आ जाएगा बल का मात्रक है बेटा न्यूटन, आवेश का मात्रक है कूलाम, और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड वाला जो सेकंड है वो मैं कूलाम के बट्टा में लिख देता हूँ। कूलाम बट्टा सेकंड जो होता है बेटा, वो किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। तो अपने इसको यूं लिख सकते हैं न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तो ये मात्रक अपने पास जो है वो इसी समीकरण 5 से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका एसआई पद्धति में मात्रक हो गया। अब आता है बेटा विमा क्या है इसकी। विमा देखिए बेटा, विमा बड़ी आसान है, विमा को रटना नहीं है बेटा कहीं भी। विमा हमेशा आपको विभिन्न भौतिक राशियों में जो संबंध है उन संबंधों को याद रखना है और संबंधों के आधार पर लिखनी है। तो अपने इस फॉर्मूले से यानी इस मात्रक से विमा लिखेंगे। न्यूटन मतलब बल, बल की विमा होती है बेटा m1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, मीटर के लिए L1। तो ये विमा अपने पास बन जाएगी बेटा m1 L0 T-2 A-1। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी विमा आ गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होती है वो है अपने पास m1 L0 T-2 A-1। अब आता है अपने पास सीजीएस पद्धति में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने पास सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऑलमोस्ट जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी जाती है वो सीजीएस पद्धति में दी जाती है। और सीजीएस में देने से क्या होता है कि अपने कई बार गलती कर देते हैं कि उसको एसआई में कन्वर्ट नहीं करते, तो अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो अपने पास क्या है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बी का मात्रक, सीजीएस पद्धति में बी का जो मात्रक है बेटा वो गोस है, गाउस भी बोल सकते हैं गोस, और इसको जी से लिखते हैं बेटा। एक मात्रक इसका अपने पास क्या है मैक्सवेल, मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर, ये भी अपने पास इसका मात्रक है। दोनों ही मात्रक काम में लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो गाउस या गोस जो है वो काम में लिया जाता है। एक गाउस जो होता है बेटा या एक गोस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला, ये गाउस और टेस्ला में संबंध होता है बेटा। ये संबंध याद रखना है अपने को हमेशा कि एक जो अपने पास गाउस है उसके अंदर 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। मैक्सवेल जैसे यहाँ ये जो मात्रक है
इसी के इक्विवेलेंट ये मात्रक है, ये अपने पास एसआई पद्धति का मात्रक है, इसी के इक्विवेलेंट ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, आगे बात करेंगे अपने। इसका मतलब एसआई पद्धति में तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर, और सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, मैक्सवेल हो गया। ये अपने पास मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल का मात्रक है, तो अपने पास एसआई पद्धति में तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, और सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसी मात्रक के इक्विवेलेंट सीजीएस में ये मात्रक है। एक बार अपने को ये ध्यान रखना है कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, गाउस या मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर है, लेकिन एक गाउस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये संबंध अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है बेटा। अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अपने दिशा कैसे ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किस तरह से ज्ञात की जाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तार ही लिख रहा हूं मैं, तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, पहला अपने पास है बेटा दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम, देखिए बेटा क्या है दाहिने हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि अपने धारावाही तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए क्या है, यदि धारावाही तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कैसे बेटा, ये अपने पास एक धारावाही तार है, ठीक है, इसको दाहिने हाथ में, जैसे मान लो ये तार है, इसमें से धारा बह रही है, ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं इसको इस दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ूं कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। अब मेरे को इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो मैं यह स्पर्श रेखा खींच दूंगा, यानी इस तरह से अपने दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़े, ये अंगूठा है बेटे, इस तरह से। तो ये जो अंगुलियां मुड़ रही है इस तरह से, यानी इस तरह से पकड़ा हुआ है, अंगूठा धारा की दिशा में है,
और ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त कर रही है। अब अपने को इस बिंदु पर अगर क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसी स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी का दूसरा पार्ट देखिए बेटा, दाहिनी हथेली का नियम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी रहेगी इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, सीधी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही आएगी। दूसरा जो अपने पास है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अपने पास क्या है, दाहिनी हथेली का नियम। दाहिनी हथेली का नियम, यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंगित हो तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। कैसे बेटा? ये बड़ा आसान सा है। अपने पास क्या है, ये धारावाही तार है, अपने को इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, पी नाम दे देता हूं मैं। तो अपने क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अंगुलियों और अंगूठे को परस्पर क्या किया, लंबवत फैलाया। अब अंगूठे को तार में प्रवाहित धारा की दिशा में रखिए, ये रहा तार में प्रवाहित धारा की दिशा। अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंगित हो, जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तरफ इंगित है। तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की ओर, इसका मतलब बाहर की ओर मतलब ये यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ गई। इसी तरह से देखिए बेटा, अगर अपने बिंदु नीचे ले लें, क्यू बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, इस पर अपने पास क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ। तो ये बड़ा आसान नियम है बेटा। ये नियम जो है वो बिल्कुल इजी सा हो जाएगा बेटा। कैसे? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ गई, ये तल के लंबवत नीचे की तरफ आ गई। समझ आ गया? तो इससे ज्ञात करेंगे सारे जो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, आगे जितनी भी जगह करेंगे तो अपने दाहिने हाथ की हथेली, दाहिनी हथेली के नियम की सहायता से अपने क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तीसरा अपने पास है बेटा, धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये तार के कारण था, अब है धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले बता देता हूं बेटा, फिर बात करेंगे। अपने पास ये एक धारावाही लूप है, इसमें ऐसे धारा बह रही है, तो इसके कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है। इसके लिए भी दाहिने हाथ का नियम है बेटा, लेकिन अब थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। अपने क्या करेंगे, अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अब अंगुलियों को मोड़ेंगे धारा की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अपने क्या किया, एक दूसरे के लंबवत फैला लिया, अंगुलियों को घुमाया किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा।
अगर अपने बेटा धारा इस तरह से, ये तो क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, अगर अपने पास इसमें क्लॉकवाइज धारा हो तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। फिर दाहिने हाथ का नियम, अब अपने को क्या करना है, अंगुलियों को मोड़ना है धारा की दिशा में, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। सिंपल सा है। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे बेटे, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे कि अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ेंगे, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाया, अब अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाया, अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये है अपने पास धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस तरह से अपने जैसी भी अपने पास स्थिति होगी, अपने पास मोस्टली दो तरह की कंडीशन होगी। एक अपने पास तार हो सकता है, तो तार में तो दाहिनी हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, लूप हो सकता है, तो लूप में दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ेंगे, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देगा। तो बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन इसको अप्लाई करना, बार बार देखना, आप करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। तो ये था अपने पास क्या, ओर्स्टेड का प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा। वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखना बेटा, अच्छी तरह से समझना, ताकि आगे के जो टॉपिक हैं उनमें अपने इससे संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो इसमें, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपकी, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, अच्छी तरह से देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।